जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए पूरे ही बुक से 500 प्लस जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना मेरे प्यारे दोस्त, उसको देखेंगे। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है, याद रखना, जिसमें कि आपको केमिस्ट्री के पूरे वीडियोस पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस है वो आपको कराया जाएगा। आज 1 अगस्त है, कल आपको फिजिक्स का और बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो आपको मिलने वाला है, जो कि 2 अगस्त मोस्ट प्रोबेबली होगा। यकीन करना, अगर इस सभी को आप कवर अप कर लेते हो, कमांड कर लेते हो, तो 70 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम का कॉपी होगा उसमें आपको 70 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सारे एक हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका पार्ट 4 तक बटा हुआ है। पार्ट 1 से देखेंगे, पार्ट 2 से देखेंगे, पार्ट 3 से देखेंगे, पार्ट 4 से देखेंगे। कैटेगरी बटी हुई है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हो जो आने वाला है। ये जो देख सकते हो ना, ये पार्ट 1 है, देख सकते हो। केमिस्ट्री 12th का जो हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप का, वो पार्ट 1 है। इस पार्ट 2 में 60 से 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करेंगे पार्ट 1 में, और फिर पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें भी उतना ही क्वेश्चन को कवर अप करेंगे पार्ट 3 तक और फिर पार्ट 4 तक। टोटल जो हम लोग कवर करने वाले मेरे प्यारे दोस्त पार्ट 4 तक कवर अप करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए करते हैं सीधा क्वेश्चन पे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो बस पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। कहता है जस्ता के मुख्य अयस्कों के नाम बताइए। जस्ता के आपको मुख्य अयस्कों के नाम बताना है। तो जस्ता के यहाँ मुख्य अयस्क यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, कैल्शियम, जिंक ब्लेंड, जिंसाइड और फ्रैंकलाइट। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ता के ये प्रमुख 4 अयस्क हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो कहता है गैंग क्या है, व्हाट इज गैंग, और ये सब ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो गैंग वो चीज़ होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अयस्क में जो प्रेजेंट होता है आपका इम्प्योरिटीज, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिका हो गया, लाइमस्टोन हो गया, और भी दो आप एग्जाम्पल लिखना हो तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 कहता है CH4 में कार्बन संकरण क्या है। CH4 जो आपको दिख रहा है, इसका कार्बन संकरण क्या है। तो आपको कार्बन संकरण पता है कि CH4 में sp3 होता है। नेक्स्ट 4 नंबर की तरफ आइए। तो कहता है ओलियम का सूत्र क्या है। दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि ओलियम का सूत्र क्या है, और ये पूछता है बार बार, ये VVI क्वेश्चन में से एक है, इसको रट्टा जरूर मार के जाएंगे। तो ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7, H2S2O7 ओलियम का सूत्र होता है। चलिए आते हैं हम लोग दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है नाइट्रोलियम क्या है। नाइट्रोलियम क्या है, नाइट्रोलियम क्या है। तो नाइट्रोलियम क्या होता है, तो हमको पता है कि कैल्शियम साइनाइड जो कि CaCN2 एवं कार्बन के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहा जाता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। और इसका सूत्र होता है, इसका ये केमिकल फॉर्मूला, इसको याद रखना, CaCN2+C होता है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। फास्फोरस का यानी कि P का आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है, P का आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो P का ऑक्सीकरण संख्या जब निकालोगे तो 3 आने वाला, अभी +3। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्यामितीय आकृति क्या होता है। तो sp3 का आप लोग पढ़े होंगे, टेट्राहेड्रल होता है, तो इसको याद रखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कहता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ज्यामितीय आकृति क्या होता है। तो D2sp3 का ऑक्टाहेड्रल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कहता है अमॉर्फस सॉलिड क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अमॉर्फस सॉलिड बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। तो अमॉर्फस सॉलिड का बस एग्जांपल पूछ रहा है अभी आपसे, इसका मैंने फिर डिफिनीशन भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया कि व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड। नीचे के जब 60 क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें यह ऐड है। तो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल ग्लास, रबर, प्लास्टिक, स्टार्च, प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 की तरफ। कहता है, और कमेंट करके नीचे बताना कि कितने के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग को याद थे, जरूर कमेंट करना। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड का उदाहरण है Cr2O3, Cr2O3, F2O3, MnO और V2O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ आते हैं। कहता है 25 डिग्री ताप पर जल का मोलालता एवं मोलरता बताएं। 25 डिग्री आपका तापमान है, उस पर आपको जल का मोलालिटी अदम मोलालिटी आपको बताना है। तो इसका 55.5 डिग्री होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 12 के तरफ। तो Hg धातु का अयस्क लिखिए। मर्क्यूरी का आप इसका अयस्क लिखिए, तो HgS होता है
ठीक है, सिनेवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये सिल्वर का होता है, इसको याद रखेंगे। अर्जेनाइट है, अर्जेंटाइन नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, पायस का उदाहरण दे। पायस का उदाहरण आप लोग का बहुत सारा है, मिल्क हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं बच्चों। कहता है टेट्राहेड्रल वर्ल्ड एवं स्फीयर के रेडियस का अनुपात क्या होता है? और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, इसको जरूर रट्टा मारेंगे। टेट्राहेड्रल वर्ल्ड और रेडियस का स्फीयर का जो आप अनुपात निकालोगे तो 0.225 होता है, जो कि इसका आपका ये फॉर्मूला यहाँ पर है, इसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन आते हैं 16 की तरफ, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड का रेडियस एवं स्फीयर का रेडियस का अनुपात होती है, तो इसका आपका 0.44 होता है, इसको याद रखें, 0.414। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं, तो कहता है विशिष्ट प्रतिरोधी की इकाई क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोधी की तो इकाई क्या होती है? तो ओम सेंटीमीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोधी की इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग दोस्तों 18 की तरफ, तो कहता है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होती है? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होती है? तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, कहता है मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है? तो मोलर चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आता है 20 की तरफ बच्चों, तो 20 कहता है मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या होता है? तो मोलर चालकता का तनुता का प्रभाव क्या होता है? तो विद्युतीय घोल को तनु करने पर मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है, तो ये होता है क्वेश्चन से। तो कहता है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो लाफिंग गैस का सूत्र, नाइट्रोस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका सूत्र N2O होता है। तो ये याद रखेंगे कि लाफिंग गैस का सूत्र N2O होता है, N2O लाफिंग गैस सूत्र इक्वल्स टू N2O। 22 की तरफ आते हैं दोस्तों, कहता है अमोनिया का ज्यामितिक आकृति क्या होता है? तो दोस्तों अमोनिया का NH3 होता है ज्यामितीय आकृति, ठीक है, जिसको कि पिरामिडल इसको बोला जाता है। तो याद रखेंगे NH3 प्लस पिरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, तो कहता है 23 में कार्ड्स एसिड का फॉर्मूला बताइए। तो कार्ड्स एंड एसिड का फॉर्मूला आपका होता है H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मार्शल एसिड का फॉर्मूला बताएं। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8। चलिए आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 25 की तरफ, कहता है HClO, HClO2, HClO3 एवं HClO4 के अम्लीय शक्ति को बढ़ते क्रम बताएं। और ये बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है, तो इसको भूल से भी ऐसे मिस ना करें। तो कहता है आप देख सकते हो पहले HClO, फिर HClO2, फिर HClO3, HClO4, सबसे छोटा से बड़ा तक में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते 26 की तरफ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। आते हैं 27 की तरफ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो इनर ट्रांजिशन मेटल्स इन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 28 कहता है शून्य प्रतिक्रिया कोटि के गति स्थिरांक की मात्रक बताएं। तो दोस्तों ये होता है मोल लीटर और टाइम का इन्वर्स। नेक्स्ट 29 कहता है ग्रीन वाइट्रोल का सूत्र बताइए। ग्रीन वाइट्रोल का सूत्र, तो दोस्तों ग्रीन वाइट्रोल का सूत्र FeSO4 और 7H2O, ठीक है। नेक्स्ट 30 की तरफ आ जाइए, ब्रास में वर्तमान धातु का नाम बताएं। ब्रास में जिंक और कॉपर ही यूज होता है, तो इसका जिंक और कॉपर लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों 31 कहता है वाइटामिन B12 में कौन सा धातु वर्तमान होती है? तो कोबाल्ट आपको वाइटामिन B12 में मिलने वाला है। और दोस्तों ये PDF आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहो तो कमेंट करके कहीं से भी ले सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं से भी ले सकते हो। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, एजुकेशनल बॉक्स जो आपका यूट्यूब का नेम है वही आपका चैनल नेम है। कहता है बच्चों 32 नंबर सेमीकंडक्टर का उदाहरण दीजिए। तो सेमीकंडक्टर का उदाहरण होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कहता है बच्चों त्रिज्या अनुपात से क्या समझते हैं? तो त्रिज्या अनुपात से आप क्या समझते हैं? तो त्रिज्या अनुपात होता है आयनिक क्रिस्टल कटायन तथा अनायन के रेडियस के अनुसार को रेडियस रेशियो कहा जाता है, जिसमें कि हम लोग रेडियस रेशियो को ही त्रिज्या अनुपात कहते हैं। कटायन का रेशियो बटे अनायन का रेशियो। आते हैं बच्चों 34 की तरफ, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उदाहरण दीजिए। तो आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, फास्फोरस एंड आर्सेनिक आपका मिश्रित करने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप बनता है, जो कि सेमी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम को मेरे बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम को फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ मिक्स कर दोगे तो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा।
आ जाओ 34 की तरफ, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का उदाहरण। तो इसको आप ऐसे सिलिकॉन जर्मेनियम को बोरोन और एल्युमिनियम के साथ मिक्स करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है 35 कहता है एथाइल अल्कोहल को आयोडीन तथा NaOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो आइडो फॉर्म आप लोग का मिलता है। इथाइल अल्कोहल को अगर आप लोग इसे गर्म करोगे आयोडीन के साथ तो आपको आइडो फॉर्म मिलने वाला है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। प्राइमरी अल्कोहल एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होती है। तो CH2OH और ये MBVI क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसको जरूर से रट्टा मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कहता है लुकास रिएजेंट क्या होता है। ये आपका MBVI है मेरे बच्चों, इसको जरूर से याद करेंगे। लुकास रिएजेंट टेस्ट होता है अनार्ध ZnCl2 तथा HCl के मिश्रण को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कहता है 37 टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो अमोनिकोनल AgNO3 घोल को टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। इसका सूत्रक AgNH3 होता है, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन 38 की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो कैसा कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो कैल्शियम एसीटेट का अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो आपको एसीटोन मिलेगा, ये उसका सूत्रक भी है। 38 की तरफ देखो मेरे बच्चों, कहता है कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या मिलता है। तो ड्राई डिस्टिलेशन अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट का करोगे तो आपको मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को ड्राई डिस्टिलेशन करने पर क्या होता है। तो ये आपको एसिटल्डिहाइड दे देगा मेरे दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और सॉरी इसी का 39 का बी है एंटीबायोटिक का उदाहरण दे। तो टेरामाइसिन आपका एक एंटीबायोटिक है, आप कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर आज के इस वीडियो का, किस विटामिन की कमी से रिकेट की बीमारी होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। रिकेट की बीमारी होती है आपका विटामिन डी के कमी से मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। 40 का ये ए था, इसी का बी देख लीजिए एक बार कि एंटीपायरेटिक्स का उदाहरण दे। तो एंटीपायरेटिक्स का उदाहरण आप लोगों से कमेंट करके जरूर देना। वैसे एक बार देख लो एंटीपायरेटिक्स का उदाहरण आप लोग का पैरासीटामोल, आप इसको लिख देना। तो यही था मेरे, ये सारे क्वेश्चंस आपने देख चुके थे। सीधा आते हैं अपने 41 क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 41 क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 41 क्वेश्चन कहता है टेफ्लॉन का मोनोमर बताइए। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो टेफ्लॉन का मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन। चलिए बच्चों आते हैं 42 के ए के तरफ। तो कहता है कि टेरिलीन को क्या कहा जाता है। टेरिलीन को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, टेरिलीन को क्या कहा जाता है। तो टेरिलीन को पॉलिस्टर कहा जाता है। आइए आते हैं 42 के बी के तरफ। कहता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण दीजिए। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए प्यारे बच्चों 43 का ए के तरफ। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, आपके सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। नेचुरल रबर का मोनोमर मेरे प्यारे बच्चों होता है आइसोप्रीन। नेक्स्ट आ जाइए 43 का बी के तरफ। कृत्रिम रबर मोनोमर क्या है। तो ये आपका न्यूप्रीन को कहते हैं, इसको याद रखेंगे, न्यूप्रीन को कहते हैं। आ जाइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 44 का ये क्लोरोक्विन क्या होता है। तो क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल होता है। नेक्स्ट आ जाइए इसी के बी के तरफ। मॉर्फिन क्या होता है। तो मॉर्फिन आपका एनाल्जेसिक होता है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों 45 के तरफ। तो फिनोल का उपयोग किस रूप में होता है। तो फिनोल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में हम लोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी का बी को देखोगे तो डेटोल क्या है। तो डेटोल आपका एक एंटीसेप्टिक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइजेशन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइजेशन करने पर अल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट आ जाओ 46 का बी की तरफ। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइजेशन करने पर क्या मिलता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइजेशन कराओगे प्यारे बच्चों तो आपको कीटोन कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ प्यारे बच्चों 47 का ए की तरफ। कहता है सल्फाइड ओर्स का सामंद्र किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कहते हैं इसको फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसी का बी आइए तो शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ड्राई आइस आपको सॉलिड CO2 ठोस CO2 को कहते हैं।
नेक्स्ट आ जाइए 48 की तरफ। तो आइडियल सोल्यूशन से क्या समझते हैं? तो आइडियल सोल्यूशन, इसको आप लोग रट्टा मार के रखेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल देता ही देता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, हर साल। और अगर आइडियल और नॉन आइडियल दोनों दिया तो हर साल दोनों का डिफरेंस 4 नंबर के क्वेश्चन में देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको याद रखेंगे। चलिए, तो आइडियल सोल्यूशन कहता है वैसा सोल्यूशन जिसको कि आधार से घोल से समझते हैं। कैसा सोल्यूशन? तो वैसा सोल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ का पालन करती है तथा एंथैल्पी चार्ज और वॉल्यूम चार्ज शून्य के बराबर होता है, तो उसे आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। आइडियल सोल्यूशन से क्या समझते हैं, जो कि आप यहाँ देख चुके हैं। उसका यहाँ पर आप ये सोल्यूशन ये जरूर आप लिखेंगे, एंथैल्पी सारा कुछ ये जरूर लिखेंगे, टेम्परेचर का, मिक्सिंग का, सब कुछ। और इसी की तरह से फिर आपका नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल बता चुके हैं वैसा सोल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है और एंथैल्पी चार्ज और वॉल्यूम चार्ज होती है, तो उसे नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। और उसी का उल्टा आपको आइडियल सोल्यूशन होता है। तो इसका भी यहाँ पर प्यारे बच्चों आते हैं 50 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 से 60 ये सारे के क्वेश्चन 10 में से आपके 9 बार पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस है, इसको याद रखेंगे। तो एजेट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है प्यारे बच्चों। तो एजेट्रोपिक मिक्सचर ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका द्रव तथा वाष्प प्रावस्था में संगठन समान तथा क्वनांथक नियत होती है, उसे एजेट्रोप्स या एजेट्रोपिक मिक्सचर कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 की तरफ, वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है? तो वैन हॉफ फैक्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है प्यारे बच्चों। घोल के ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तथा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अनुपात को वैन हॉफ फैक्टर कहा जाता है, सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे है, यही वैन हॉफ फैक्टर का यहाँ पर जो सूचित कैसे करते हैं, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 52 की तरफ आते हैं, उसका ए ऋण आवेशित सॉल्यूशन का उदाहरण दीजिए, तो AS2S3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है बी, एक ऐसे ठोस का उदाहरण दे जिसमें स्कॉटकी एवं फ्रैंकली दोनों दोष पाया जाता है। तो AgBr एकमात्र ऐसा है जिसमें कि आपको स्कॉटकी डिफेक्ट साथ साथ फ्रैंकली डिफेक्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रस्ट यानी कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों रस्क का Fe2O3 इंटू XH2O रासायनिक सूत्र किसका होता है? इसी का बी की तरफ आते हैं, जब सेल रिएक्शन सामान्य अवस्था में होती है तो सेल का EMF बताइए। तो सेल का जो EMF होता है वो शून्य हो जाता है अगर वो सामान्य मतलब सामान्य अवस्था में हो, न्यूट्रल हो, तो आपका शून्य हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 54 कहता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का मान जो होता है ऋणात्मक होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस है। निम्न यौगिक IUPAC नेम लिखे, सभी का IUPAC नेम लिखे। तो देखो CaNH3 4Cl2 का, तो टेट्रामीन कोबाल्ट क्लोराइड, KFe3CN6 का, पोटेशियम हेक्सा जिन्नो फेराइड, तो सभी का यहाँ पर आपका सूत्रक का नाम लिखा हुआ, आप इसको याद कर लेना। ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। 56 कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित का सारांचन सूत्र लिखें। निम्नलिखित का सारांचन सूत्र तो 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल है, तो आप इसको अगर लिखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल का यहाँ पर आपका बना हुआ है, इसको आप देख लेना दोनों को। क्वेश्चन 57 कहता है निम्नलिखित का संरचना लिखें। फिर से यहाँ पर 2-क्लोरो-3-मेथाइल का, तो 2-क्लोरो-3-मेथाइल आपका यहाँ पर ये बना हुआ है, आप इसको ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का जो हो चुका। 58 कहता है निम्न का संरचना लिखें। 1-ब्रोमो-4-सेक-ब्यूटाइल 2-मिथाइल बेंजेन, तो यहाँ पर ये आपका इसका भी आप देख सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम लिखे। तो ये आपका 2,3 डाइब्रोमोपेंटुइन है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव की व्याख्या करें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो कोलाइडल घोल में उपस्थित कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का स्कैटरिंग किया जाता है, तो इस घटना को टिंडल प्रभावित किया जाता है, कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे हमारे टोटल 60 क्वेश्चन जो कि हमने कवर अप किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मिला करके टोटल 60 क्वेश्चन कवर अप मिलेगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 का मैराथन वीडियो, आप इसको कह सकते हो, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आया था मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कि आपने टोटल क्वेश्चन देखे थे 60।
इस आज वाले वीडियो में टोटल क्वेश्चन देखोगे 40, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सारे के सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्किप मत करना, पूरा देख लेना, याद हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर देखिए, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, सीएमसी क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीएमसी क्या है, क्रांतिक मिसेल सांदर्न क्या है। इसी में पहला क्वेश्चन की सीएमसी क्या होता है और क्रांतिक मिसेल सांदर्न क्या है। चलिए, तो कहता है मिसेल का निर्माण विद्युतीय घोल के एक नियत सांद्रण से अधिक सांद्रण में होती है, तो नियता सांद्रण को क्रांतिक मिसेल सांद्रण यानी कि सीएमसी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सीएमसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया, तो सीएमसी का फुल फॉर्म भी आपको ऐसे बताना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, क्राफ्ट ताप यानी कि क्राफ्ट टेम्परेचर, और ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एक वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्राफ्ट टेम्परेचर किसे कहा जाता है, तो आंसर, मिसेल का निर्माण एक नियत ताप से उच्च ताप पर होती है। याद रखिए, जब मिसेल हम लोग बनाते हैं तो जो नियत ताप, जो फिक्स ताप होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊंचे स्तर के ताप पर होता है, तो इसे नियत ताप यानी कि क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्लैग क्या होता है। मैंने बताया हुआ है कि गैंग, फ्लक्स और स्लैग, गैंग, फ्लक्स और स्लैग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो आपसे पूछ रहा है धातुमल यानी कि स्लैग क्या होता है। तो स्लैग आपका होता है गैंग तथा फ्लक्स के मिश्रण से बने पदार्थ को स्लैग कहा जाता है। गैंग प्लस फ्लक्स मिला देंगे तो उसको हम लोग स्लैग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अल्मुनियो उष्मीय विधि में प्रयुक्त प्रक्रियाओं को लिखें। देखिए अल्मुनियो बोल रहा, अल्मुनियो उष्मीय विधि में, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, अल्मुनियो उष्मीय विधि में जो जो प्रक्रियाओं जो होते हैं उसका ऐसे आपको लिखना है। तो देखिए अल्मुनियो उष्मीय विधि में हम लोग का जो प्रक्रिया होता है वो CrO2 के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, और ये टूटता है प्रोडक्ट में 2Cr + Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लैंथेनाइट्स क्या है। लैंथेनाइट्स क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लैंथेनाइट्स क्या होता है। तो लैंथेनाइट का आंसर देखिए, प्रथम अंतः संक्रमण धातु, प्रथम अंतः संक्रमण धातु यानी कि 4F सीरीज को लैंथेनाइट कहा जाता है। 4F सीरीज जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल में है, तो उसको हम लोग लैंथेनाइट कहते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत 58 से लेकर के CE सिलिकॉन 58 से लेकर के LuZ71 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 4F सीरीज को हम लोग लैंथेनाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एसिटाइनाइट्स क्या है। एसिटाइनाइट्स क्या है, एसिटाइनाइट्स क्या है। तो इस लैंथेनाइट की तरह ये भी आपका एक सीरीज है जिसमें कि ये 5F सीरीज होता है। ठीक है, जो कि THZ90 से लेकर के LWZ103 तक के तत्व आते हैं इसमें, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में निम्न को सजावें, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा बढ़ना है, इंक्रीजिंग में आपको इसको सजाना है। तो पेंटेन 101, ब्यूटेन 101, ब्यूटेन 201, इथेनॉल, प्रोपेन सबको सजाना है। तो देखिए बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में तो मिथेनॉल से लेकर इथेनॉल, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन होता है। सबसे पहला मिथेनॉल। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहता है कि आपके स्क्रीन पर, इसमें भी वही है, निम्नकांतिक को उनके बढ़ते हुए अम्लीय, उसमें क्या था बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर आपका एसिडिक है, अम्लीय प्रभाव के अनुसार समझाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ कौन कौन सा है, प्रोपेन 101, 2426, इरिनाइट्रोफेनॉल, 3 नाइट्रोफेनॉल, 35 डाइट्रोफेनॉल, फिर फेनॉल 4 मिथाइल फेनॉल। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो आपका प्रोपेन 101, फिर 4 मिथाइल फेनॉल, फिर फेनॉल 246 ट्राइट्रोफेनॉल, फिर 35 डाइट्रो। तो ये आपको याद रखेंगे, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, इसको कंप्लीट कीजिए, पूर्ण प्रक्रिया लिखिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, RCH2OH का आप ऐसे कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं विथ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, तो इसके आगे का क्या होगा। तो देखिए इसके आगे का बस H2 इसमें आगे ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं, बस जो लिखा हुआ ना RCHO तो प्लस इसमें H2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिफल का नाम लिखे, प्रतिफल का नाम लिखे। इसमें जो प्रतिफल है इसका नाम लिखना आपको, ये कौन सा जो फिगर बन रहा है ना, तो कौन सा इसमें है ये आपको नाम लिखना है। तो ये आपका बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड है। क्या है, नंबर 11 कहता है प्रतिक्रिया पूर्ण करें, कंप्लीट द रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन। हाँ ये आप मान सकते हैं, सॉरी
ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, MBBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो RMG इंटू प्लस CO2 को अगर आप ड्राई ईथर के साथ उसमें H2O रिलीज होगा तो क्या बनने वाला है, तो ये आपका RCOOH प्लस MG इंटू OH इंटू X बनेगा आपका, अगर इसको ऐसे आप रिएक्शन कराते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न का अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में सजाएं, मतलब कि अम्लीय शक्ति यानी कि एसिडिक नेचर में आपको इसको क्या करना है, सजाना है। तो पहला है Cl3COOH, CH3COOH, CHCl2 COOH और CH2Cl COOH। तो जो सबसे बड़ा जो अम्लिक है ना वो है आपका CH3COOH। तो कहाँ हमारा CH3COOH, ये यानी कि दूसरा वाला पहला होगा। फिर हमारा CH2Cl COOH, तो CH2 कहा गया CH2ClOOH, तो ये हमारा, फिर हमारा CH2L तो ये हमारा, फिर और उसके बाद आखिरी में बच गया ये, तो एकदम उल्टा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अपने 13 की तरफ। इसको भी आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है, कंप्लीट द रिएक्शन। RCOH प्लस R इंटू OH को अगर आप इसे हाइड्रोजन के साथ उस पर टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, तो ये आपका बनता है RCCOR डैश प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O2 में सोडियम का कोऑर्डिनेट नंबर बताएं। सोडियम का कोऑर्डिनेट नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। आपका सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेट नंबर उसका होता है 4, इसको याद रखिएगा, 4 होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारे प्यारे दोस्तों 15 की तरफ। कहता है 5% यूरिया के घोल के 273 केल्विन तापमान पर परासरण दाब की गणना करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो दिया हुआ है वेट कितना दिया, 5 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 ml, ठीक है। तो उसको लेना कितना में है, तो लीटर में है। टेम्परेचर हम लोग का दिया हुआ है तो इसको ATM में आप चेंज कर दीजिए जितना भी आपके हिसाब से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे क्या आएगा, चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, यूरिया का फॉर्मूला हमको पता है NH2CNH2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा 60 होता है, ठीक है। तो पारस्परिक दबाव के नियम से हम लोग को पता है, दबाव के नियम से डबल IV/INST। जब इसको आप सॉल्व करोगे, फाइनली आप जिसको सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखना आपका आंसर कुछ 18.65 ATM निकल के आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16, तनुघोल के अनुसंख्या गुणधर्म को लिखें। विभिन्न प्रकार के अनुसंख्या गुणधर्मों को लिखें, तनुघोल के गुणधर्म को। तो देखिए तनुघोल का वह गुण जो केवल घुले के कणों, परमाणु, अणु, आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, उसे घोल का अनुसंख्या गुणधर्म कहा जाता है। तो गुणधर्म समझ गए किसे कहा जाता है। यह गुण सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अनुसंख्या गुण धर्म 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के। तो घोल के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनम, घोल के क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनवन और फिर परिसारक दाब। चलिए क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। एक रजत क्रिस्टल जिसमें कि FCC यूनिट सेल है, यूनिट सेल के कोर की लंबाई 409 PM है, पिकोमीटर है, उस रजत परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। तो जब निकालते हैं FCC सेल के लिए निकालेंगे, तो जब FCC सेल के लिए निकालेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला होता है R = A/√2√2। तो हम लोग का दिया हुआ है सारा कुछ, उसको जब पुट करके सॉल्व करोगे तो इतना आपको आंसर आने वाला है सेंटीमीटर में। चलिए क्वेश्चन आते हैं 18 की तरफ। एक क्रिस्टल में F केंद्र क्या है, एक क्रिस्टल में F केंद्र क्या है। तो कहता क्या है, आयनिक क्रिस्टल का ऋणायन अपने लैटिस साइड से लुप्त होती है। आयनिक क्रिस्टल अगर आप बात करोगे तो उसमें जो ऋणायन होता है वो उससे अपने लैटिस साइड से गायब होगा, ठीक है, जिससे उसके स्थान रिक्त हो जाते हैं, तो जिसकी वो खाली रहता है, तथा होल का निर्माण होता है। क्रिस्टल का विद्युतीय संतुलन कायम रखने के लिए होल में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाती है, जिसे F केंद्र कहा जाता है, और यही F केंद्र में क्रिस्टल रंगीन होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए F केंद्र समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मेरा मकसद आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देना है। अब अगर समझाने के लिए बैठेंगे तो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा आप ऐसे वीडियोज़ देखने वाले नहीं हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस क्वेश्चन आपके मन में चल जाए। आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कमेंट जरूर करेंगे सर कि आप बस ऐसे पढ़ देते हैं, समझाते नहीं। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि आपके पास क्वेश्चंस चला जाए, कुछ भी करके वो क्वेश्चंस। अब मैं इतना तो समझा देता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए कि आप एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित गैल्वेनिक सेल जिसकी सेल रिएक्शन है, प्रतिक्रिया की सहायता से सेल का निर्माण करें। तो देखिए ये आपका सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपका सेल रिएक्शन दे दिया गया है, ठीक है।
तो इससे आपको क्या करना है, सेल का निर्माण करना है। तो देखिए दिए गए सेल रिएक्शन से निम्न गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित की जाती है। तो ये हमारा पता है कि गैल्वेनिक सेल को ऐसे क्या करता है, दिखाता है, CuS Ag प्लस AgS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कॉपर और कॉपर का आयन ये जितना दिया हुआ है PF चार्ज में धनोत तथा ऋणोत पर प्रतिक्रिया का उल्लेख करें। तो जब आप निकालोगे एनोड और कैथोड को, जब निकालोगे धनोद पर आपको निकलेगा Cu पे +2, ठीक है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और Cl2 प्लस 2E पे आपका 2 माइनस में निकलेगा। इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 21 की तरफ। 21 आपको मैं नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा ये बताने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए तो हमारे जो मोटो के हिसाब से निम्न कांति अवकरणों के लिए आवश्यक विद्युत के परिमाप की गणना करना भी है। तो क्या जरूरी है, पहला देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपको माप निकालना है क्या क्या। तो देखिए 1 मोल का आपको जो दिया हुआ है इसका जब आप सॉल्व करोगे, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में रहेगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, लेकिन जो अधिकतर जो स्टूडेंट है बिहार बोर्ड के उनको हिंदी में ही क्वेश्चन मिलता है। इसके लिए मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में लेकिन हिंदी ही दूंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग को हिंदी ही पसंद आता है इसके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हो 1 मोल का निकालना है, दूसरा में 1 मोल ऑफ कॉपर आयन का है, फिर 1 मोल MnO4 और Mn2+ आयन का है। तो देखिए पहला का आंसर, दूसरा का, तीसरा का, तीनों का आंसर यहाँ पर जब निकालोगे तो 5 फराड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हेनरी नियम स्थिरांक की विशेषताएं बतलाएं। हेनरी नियम स्थिरांक की विशेषताएं आपको बतलानी है। हेनरी के नियम यानी कि KH की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार है। तो पहला, KH का मान बढ़ने के साथ घुलनशीलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, तो घुलनशीलता बढ़ जाती है। जैसे आप KH का मान बढ़ा दोगे तो उसमें घुलने की ताकत बढ़ जाएगी। दूसरा, KH का मान बढ़ने के साथ ताप भी बढ़ता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नकांतिक गैल्वेनिक सेल की सेल प्रतिक्रिया लिखे। आपको सेल नोटेशन लिखना है, सेल प्रतिक्रिया लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस एक मतलब कि कह सकते हैं आप इसको पूछे जाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पूछते हैं, पर फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया क्योंकि होता क्या 2 साल 3 साल में एक बार पूछ ही देता है, तो इसीलिए। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या लिखना है, इसका सेल नोटेशन करना है, Cu A2 Ag प्लस A2 AgS, ठीक है। तो सेल नोटेशन इसका करेंगे तो ये इस प्रकार से आपका सेल नोटेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ, 5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक एक धातु के ताप से प्रवाहित किया जाता है। तो बताएं उस तार से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। देखो मैं आपको पहले भी अपने कई वीडियोज में बता चुका हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पहुँचा देना है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आप अपने कोचिंग कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ रहे होगे और अपने स्टाइल से पढ़े होगे। अगर इस क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आप अपने स्तर से उसको बनाओगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मैं इसका सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि इसका क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है। आंसर आप यहाँ से नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपना तरीके से लिखना होगा। इसीलिए मैं आंसर पर उतना फोकस नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। चलिए तो एक बताया कि 5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक ऐसे एक धातु के ताप से प्रवाहित किया जाता है। तो बताया उस तार से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो करंट हमारा 5 एम्पियर है, टाइम हमारा 2 घंटा है। उसके बाद दो घंटे को हम लोग चेंज कर दिए सेकंड में, तो हमारा 7200 सेकंड आ गया। Q इक्वल्स टू, तो चार्ज हम लोग का करंट इंटू टाइम हो गया, तो हम लोग ऐसा जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 3600 कूलम, ठीक है, सॉरी 36,000 कूलम, 3600 मैंने बोल दिया। तो हम लोग को मालूम है कि 96,500 कूलम मोल इनवर्स कितना के बराबर होता है, 6.02 × 10⁻³ कूलम। जब हम लोग को निकालते हैं तो सारे के सारे जब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2.24 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। चलिए निम्न प्रतिक्रिया में जो रिएक्शन दिया हुआ है, निम्न प्रतिक्रिया में जो रिएक्शन दिया हुआ है A + B = प्रतिफल गति नियम R के का पावर 1/2 B2, इसका ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन निकाले, इसका ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर आपका देख सकते हो, ऑर्डर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सेम चीज का भी निम्न का प्रतिफल, इसका भी आंसर आप देख सकते हो। यहाँ पर ऑर्डर रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखा, आप इसको देख लेना। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, अब देख लो एक बार अच्छे से। ऑर्डर रिएक्शन किसका ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो ऑर्डर रिएक्शन है आपका R = K A
का पावर 1/2, B2 का इसका ऑर्डर रिएक्शन, तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 27 की तरफ। कॉपर के अयस्क के कॉपर का निष्करण कैसे किया जाता है, सिर्फ प्रतिक्रिया लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये जितना भी होगा उसके सारे के क्वेश्चन को आपको रट्टा जरूर मार लीजिएगा। तो कॉपर का हम लोग लिए CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग का ये बन जाएगा Cu + SO4 माइनस माइनस माइनस, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। एनोड पे आपका Cu और कैथोड पे आपका देख लीजिए यहाँ पर जो आपको नीचे में दिया हुआ है Cu + 2E। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्यों H2O तरल पदार्थ है जबकि H2S गैस है? एक MVBI है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। H2O गैस एक आपका जो वाटर हो गया यानी कि लिक्विड हो गया, लेकिन H2S गैस क्यों है? देखिए H2O में H जो बॉन्ड होता है यानी कि H बंधन पाया जाता है, जिसके कारण H2O द्रव होती है। ठीक है, H2O द्रव हो जाता है। H2O में H बंधन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण अतः H2S गैस होती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 29 की तरफ। चीनी को सामान्य गंध कामल के साथ मिलाने पर चीनी काला हो जाता है, कारण बताइए। हम लोग मिलाएंगे गंध कामल के साथ तो काला क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है कि सांद्र गंध कमल चीनी में से जलवायु निकाल देता है, चीनी में से जलवायु निकाल देता है, जिससे चीनी का रंग काला हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप इसका रिएक्शन देख सकते हो। चलिए आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जल के तुलना में H2S अम्लीय होती है, क्यों? जल के तुलना में H2S अम्लीय होती है। जल जो होता है वाटर की तुलना में H2S एसिडिक होता है, क्यों? कहता है ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा ऐसे ऋणात्मक होती है, जबकि सल्फर अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, जिससे H2O की तुलना में H2S आसानी से H- आयन प्रदान करते हैं, अतः H2S की अम्लीय शक्ति H2S से ज़्यादा होती है, H2O से ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर H2S है ना, यहाँ पे H2O कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31। जल के तुलना में H2S अम्लीय होता है, क्यों? जो वाटर है आपका H2O के कंपेयर में H2S मोर एसिडिक होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, जबकि सल्फर अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक होता है, जिससे H2O की तुलना में H2S आसानी से H- आयन प्रदान करते हैं, अतः H2S की अम्लीय शक्ति H2O से अधिक होती है। कोई दिक्कत? यहाँ H2O कर लीजिएगा, ये H2O होगा, यहाँ पे H2S लिखा गया, गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? SO3 का डाइपोल मोमेंट क्या है? तो SO3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा। SO3 का म्यू = 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है SN1 तथा SN2 प्रतिक्रियाओं में अंतर बताएं। SN1 तथा SN2 प्रतिक्रियाओं में अंतर बताइए। तो चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। SN1 प्रतिक्रिया, तो पहला, यह अभिक्रिया प्रथम क्रम की होती है, यह 2 स्टेप में पूर्ण होती है, प्रतिक्रिया गति पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये सारा SN1 का है। चौथा इसी का है, इस प्रतिक्रिया द्वारा 3 डिग्री एल्काई हैलाइड का जलांशन होता है। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन में आते हैं इसी का SN2 प्रतिक्रिया क्या कहता है? यह अभिक्रिया द्वितीय क्रम में होती है, यह जो है ना, इसमें जो काम करोगे सेकेंड स्टेप में आपको काम होगा, 2 स्टेप में ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया गति पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव होता है, इसको भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, इस प्रतिक्रिया द्वारा 1% एल्काइल हैलाइड का जलांशन होता है, उसमें था 3, इसमें था 1। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 33 के। तो 33 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। दिया हुआ है A नंबर CH2COOH और इसी के नीचे CH2COOH, और दूसरा है आपका COOH। पहला जो बन रहा है आपका, वो बन रहा है ब्यूटोन 1,4 डाइक एसिड। देखिए ब्यूटोन 1,4 डाइक एसिड बन रहा है पहला वाला, और दूसरा है 4 मिथाइल 1 हेक्साकोनिक एसिड। चलिए क्वेश्चन आते हैं 34 की तरफ। निम्नलिखित का आप परिवर्तन कैसे करें? निम्नलिखित को आप चेंज कैसे कर सकते हो? ठीक है, इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अमीन में और इथाइल अमीन टू इथाइल अल्कोहल में कैसे आप चेंज करोगे? तो देखिए इथाइल अल्कोहल है यहाँ पर, तो C2H5OH को जब NH3 के साथ हम लोग टेम्परेचर करेंगे तो हम लोग का बन जाएगा इथाइल अमीन, H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका C2H5OH टू C2H5NH2। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका इथाइल अमीन से, यानी कि C2H5NH2 टू C2H5OH, इसको HNO पे हम लोग ऐसे रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कहता है निम्नलिखित के कारण बताइए।
ये सारे जो क्वेश्चन अब चल रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बिहार बोर्ड जो एग्जाम दोगे ना उसके लिए। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय होता है क्यों, और एनिलीन मिथाइल अमीन से कम क्षारीय होता है क्यों, उत्तर। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए दोनों का आंसर, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि CH3COOH में CH3 ग्रुप +1 ग्रुप होती है, जिससे COOH ग्रुप में हाइड्रोजन से जुड़ी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, जिससे कि H+ का त्याग होता है, ठीक है। इसीलिए HCOOH में H+ ग्रुप नहीं होता है, अतः HCOOH CH3COOH की अपेक्षा में H+ आयन आसानी से प्रदान करती है। इसके कारण से आपका ये रिएक्शन निकलता है। नेक्स्ट आपका है मिथाइल अमीन में जो CH3+1 का जो आयन है आपका, ये ग्रुप होता है जिसमें NH2 नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होती है, फलतः आसानी से पूर्वक H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है, जिससे कि क्षारीयता गुण अधिक होती है। इसीलिए एलाइन आपका जो एनिलीन आपका है C6H5NH2 में फिनाइल ग्रुप फर्स्ट ग्रुप होता है, अतः C6H5NH2 में H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति CH3NH2 की अपेक्षा में कम होती है। तो यही रीज़न होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपका जो फॉर्मिक एसिड है ये एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय होता है और एनिलीन मिथाइल अमीन से कम क्षारीय होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मेरा मकसद आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं, मेरा मकसद है आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाए। आप क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आप लोग क्लास कर रहे हो, हर तरीके से क्लास कर रहे हो, वो आप खुद से जब बनाओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, इसको याद रखिएगा। कहते हैं निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें, इसको कंप्लीट द रिएक्शन है, कंप्लीट द रिएक्शन आपको करना है। तो देखिए CHCl3 AlCKOH C6CH5NH2 को ये आपका क्या है, फेनाइल कार्बिलेमाइन है, ठीक है। इसको जब पूरा कीजिएगा तो C6H5NH प्लस KCl अलग हो जाएगा प्लस 3H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CH3H2 प्लस OH4L2NaOH। तो इसमें क्या होगा ना कि CH3 तो रहेगा, 5HL रहेगा, HCONO आपका जो है HCOONA आपका अलग हो जाएगा, जो कि आइडो फॉर्म बनेगा। चलिए क्वेश्चन 36 क्या आता है, इसमें भी सेम आपका है, सेम चीज़, तो इसमें बताने वाला नहीं हूँ, आप इसका जब PDF लोगे तो उसमें देख लेना। 37 पे आते हैं, इससे भी ये भी आपका सेम है, इसमें भी आपको जब फुलफिल करना है तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ सीधा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, इसकी विशेषता बताएं। क्रिस्टल जालक क्या है, इसकी विशेषता बताएं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टलीय पदार्थ की आंतरिक संरचना की नियमित त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक की निम्न विशेषताएं यहाँ हैं। तो देखिए क्रिस्टल पदार्थ की आंतरिक संरचना की नियमित त्रिविम व्यवस्था को हम लोग क्रिस्टल चालक कहते हैं, याद रखेंगे। तो कहता क्या आंसर, यहाँ देखिए क्रिस्टल, ये सारे विशेषता देखिए। क्रिस्टल जालक में कणों की स्थिति को जालक बिंदु कहते हैं। दूसरा, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयव कण जो आयन परमाणु या अणु हो सकते हैं को दर्शाते हैं। दूसरा देखिएगा इसी में जालक बिंदुओं को सरल रेखाओं से जोड़ने पर जालक की ज्यामिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे क्रिस्टल लैटिस के। क्वेश्चन आते 39 की तरफ, निम्न में अंतर बताएं। देखिए डिफरेंस बताना है, हेक्साजोनल मोनोक्लिक, ठीक है। उसके बाद फलक केंद्रीय एवं एंड सेंटर एकांक सेल, दोनों में आपको अंतर, दो क्वेश्चन है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है। षटकोणीय एकांक सेल, इसमें तीनों किनारों की लंबाई A = B is not = C और तीनों कोनों अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री, ठीक है। गामा = 120 डिग्री होता है, उदाहरण ZNO। इसी में एकांक सेल में इसमें तीनों किनारों की लंबाई विभिन्न होती है, अर्थात A is not = B, B is = C। और दो कोण अल्फा बीटा गामा, अल्फा = गामा और बीटा नॉट = 90 डिग्री होता है, इसको याद रखेंगे। फलक केंद्रीय एकांक सेल, ठीक है। इसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण के अतिरिक्त कोनों कॉर्नर पर भी अवयवी कण होते हैं, इसको याद रखेंगे। एंड सेंटर एकांक सेल, इसमें किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र के एक अवयवी कण के अलावे कोनों में भी अवयवी कण होते हैं। चलिए तो ये था हमारे क्वेश्चन 39। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का 40 का। तो कहता है निम्न को परिभाषित करें। मोल प्रभाज्य, मोलरता एवं द्रव्यम प्रतिशत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, ये एक MBBI क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ेंगे। मोल प्रभाज्य क्या होता है?
देखिए, किसी दिए गए विलन में उपस्थित किसी अवयव के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या और उस विलन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का माल यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन समझ गए। दूसरा आते हैं, मान लिया कि किसी विलन में दो अवयव हैं ए और बी है। मान लिया कि विलन ए का Na और बी का Nb है, तो जो मोल प्रभाज होगा क्या होगा, ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स से बराबर Na बाई Na प्लस Nb होता है, हम लोग को पता है, और बी का XB बराबर Nb बाई Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, मोलालिटी क्या होता है। ठीक है, मोलरलता, किसी व्यालक के 1000 ग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरलता कहते हैं। इसे m से प्रकट किया जाता है। मान लिया कि विलायक में के x ग्राम के विलय का y ग्राम घुला हुआ है। दूसरे शब्दों में विलायक के x ग्राम में विलय का y बटा m मोल है या ग्राम अणु घुला हुआ है, जहां m विलय का अनुभार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको निकालोगे विलायक 1000 ग्राम में, तो y इंटू 1000 बाई m इंटू एक्स में मोल घुला हुआ है, तो हम लोग को पता है। अतः मोलरलता जो हमारा हो जाएगा y इंटू 1000 बटा m इंटू एक्स, जो कि प्रति किलोग्राम विलायक में विलय का भार बटे विलय का अनुभार। अब आते हैं लास्ट हम लोग मोलालिटी की तरफ। क्या, मोलारिटी की तरफ। तो कहता है 1 लीटर विलयन में घुले, ध्यान से, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। उसे m से प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो मोलरता का यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रति लीटर विलयन में विलय की मात्रा, विलय का अनुभार। अब आते लास्ट प्रतिशत, मास परसेंटेज। किसी विलयन में किसी अवयव का मात्रक प्रतिशत उसकी वह मात्रा है जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित रहता है। मान लिया कि किसी विलयन में अवयव ए का वेट जो है WA है और अवयव बी का WB मात्रक उपस्थित है, तो मेरे को पता है ए का मात्रक हो जाएगा WA बाई WA प्लस WB इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही थे हमारे तीनों के तीनों, मास परसेंटेज, मोलारिटी और जो लास्ट था हमारा मोल फ्रैक्शन। और यकीन करो ये जो 40 के 40 क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ध्यान देना। वीडियो पर आ चुके हो तो बस पूरा देखना। पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं शुरुआत, जो आपका चैप्टर है उसका। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 3। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, उत्तर भी के साथ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण लिखे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण। ठीक है, एक VBI क्वेश्चन है, 2 नंबर और 5 नंबर में पूछता है। तो चलिए, एकल इलेक्ट्रोड या उद्र सेल का विभव सेल में आयन के सामंद्र पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। इस संबंध में नष्ट ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नष्ट का समीकरण कहते हैं। नष्ट का समीकरण निम्न प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, अंश समीकरण E डॉट माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग के। ठीक है, आप सभी का मान यहाँ देख लीजिए, जहाँ पर कैपिटल E जो कि हमारा इलेक्ट्रोड विभव है, E डॉट हमारा इलेक्ट्रोड का मानक विभव है, R हमारा गैस स्थिरांक है, T हमारा केल्विन है जो कि टेम्परेचर है, N हमारा आयन की संयोजकता है, F हमारा फ्राडे है, K हमारा अर्ध सेल का अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्राइडलिक अधिवेशन समीकरण के स्थिरांक के और n की गणना कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा VBI क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर क्या कहता है, फ्राइडलिक अधिशोषण समीकरण के अनुसार x बटे m बराबर KPL बटे n होता है। ठीक है, दोनों और लॉरिथियम लेने पर log x बटे m बराबर log k प्लस 1/n हो जाएगा। ठीक है, और इंटू log p हो जाएगा। तो आगे कहता है log x बटे m और log p के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा को हम लोग स्लॉग 1/n तथा y अक्ष पर इंटरसेप्ट log k के मान को बतलाता है। ठीक है, ये हम लोग को पता है। अतः स्लोप और इंटरसेप्ट के मान से k और n के मान की गणना की जा सकती है। समझ गए? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, कहता है निम्न में किस प्रकार का
कोलाइडी विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। निम्न किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है? पहला जो है, गंधक के वाष्प को ठंडे जल में प्रवाहित किया जाता है, तब क्या बनता है? अंडे की सफेदी को जल के साथ मिलाया जाता है, तब क्या बनता है? साबुन का विलयन। तो ये तीनों का, तो पहला देख लीजिए, मैक्रोमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर क्योंकि गंधक के अणु संगुनिति होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा भी मैक्रोमोलिक्यूलर बनता है, क्यों? क्योंकि अंडे की सफ़ेद में उपस्थित प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जो जल में विलय होते हैं। तीसरा, एसोसिएटेड होता है, क्यों? क्योंकि साबुन के RCOO आयन संगुनिति होकर मिसलेज बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। कहता है, फिर उत्प्लावन विधि, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का सिद्धांत लिखे और इस विधि से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप देख लेना उठाकर। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड अयस्क के कण पानी की अपेक्षा तेल के द्वारा अधिक भीगते हैं, जबकि अधार्थी यानी कि गैंग के कण तेल की अपेक्षा पानी से अधिक भीगते हैं। अतः जब तेल मिश्रित पानी में अयस्क के चूर्ण को डालकर उसमें हवा का झोंका प्रवाहित किया जाता है तो अयस्क के कण फेन के साथ ऊपर चले आते हैं, जबकि अधार्थी यानी कि गैंग कण के पानी के साथ नीचे ही रह जाते हैं। इस विधि से सल्फाइड अयस्क जैसे PbS, जिंक ब्लेंड, ZnS, कॉपर पाइराइड, CuFe2 आदि का सामान्य किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 5 की तरफ। निक्षालन क्या होता है, यानी कि निक्षालन क्या होता है? निक्षालन के द्वारा कौन सा अयस्क सांद्रित किया जाता है? तो निक्षालन हमारा एक प्रक्रिया है, यानी कि लीचिंग हमारा एक प्रक्रिया है जिसमें किसी खास अयस्क को विशेष रूप से चुने हुए उपयुक्त विलायक, क्षार या किसी दूसरे अभिक्रमक में घुलाया जाता है। विलायक में केवल अयस्क घुलता है, अशुद्धियाँ नहीं। उदाहरण, बॉक्साइड अयस्क के चूर्ण को NaOH के सामंद्र विलयन के साथ निक्षालित करने पर Al2O3 घुलाकर सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। अशुद्धियाँ बिना घुले ही अवशिष्ट के रूप में रह जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। SiF26 ज्ञात है लेकिन SiCl26 नहीं, क्यों? देखिए इसके दो कारण हैं, ठीक है, इसका दो कारण है, दो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कौन कौन देखिएगा ध्यान से। पहला, Cl की अपेक्षा F का आकार छोटा होता है, ठीक है। Cl जो होता है ना वो F के तुलना में थोड़ा सा छोटा होता है, इसीलिए SiF2 सिलिकॉन जो है वो स्टेरिक रिपल्सन क्रिएट करता है, कम क्रिएट करता है SiCl2 के अपेक्षा में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, SiCl की तुलना में SiF बंध छोटा होता है, क्यों? बॉन्ड छोटा और क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, F इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का इंट्रैक्शन Si के साथ अधिक होता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की तरफ। नाइट्रोजन अणु के अत्यंत क्रम क्रियाशील होने का कारण लिखिए। बहुत ज़्यादा जो नाइट्रोजन जो अट्रैक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, उसका कारण लिखिए। नाइट्रोजन अणु के अत्यंत परमाणु के बीच त्रिबंध N डबल बॉन्ड N होता है, इसलिए N2 का बंध यानी कि बॉन्ड नियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन अधिक होता है। अतः नाइट्रोजन बहुत ही कम क्रियाशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाइड्रोजन की अपेक्षा इंटर हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? ये MBBI है, ये MBBI है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको जरूर रट्टा मारेंगे। तो इसका भी कारण होता है, इसका कारण होता है इंटर हाइड्रोजन में AX यानी कि AX बंधन हाइड्रोजन X2 के X बंधन की अपेक्षा निर्बल होता है, ठीक है, क्योंकि असमान परमाणुओं के ऑर्बिटलों के बीच होने वाला अतिव्यापाम समान परमाणु के ऑर्बिटलों के बीच होने वाले अतिव्यापन की तुलना में क्रम प्रभावी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर कुछ भी उठा के देखो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। H2SO4 की अपेक्षा परक्लोरिक अम्ल अधिक शक्तिशाली होता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ।
परक्लोरिक अम्ल HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 7 होती है, जबकि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है। अतः HClO4 और ClO3 भाग OH बॉन्ड को सिक्रिएट करते हैं, इसीलिए H2SO4 की अपेक्षा अधिक सरलता से तोड़कर प्रोटॉन मुक्त करता है, इसीलिए हमारा HClO4 आपका अधिक शक्तिशाली होता है। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। संक्रमण तत्वों के तीसरे और चौथे श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता क्यों पाई जाती है? चलिए ऐसा इसलिए होता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरे श्रेणी में लैंथनाम के बाद लैंथेनाइट संकुचन होती है, याद रखिएगा। तीसरे श्रेणी में लैंथनाम के बाद लैंथेनाइट की संकुचन होती है, जिसके फलस्वरूप तीसरा और चौथा श्रेणी के संगत तत्वों के आकार लगभग समान रहते हैं। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों के तीसरे और चौथे श्रेणी के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, कहता है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। TiH2O होल 6 का पावर 3+, ठीक है, रंगीन होता है, कलर रंगीन होता है, जबकि AcH2O6 का पावर 3+ रंगीन नहीं होता। यहाँ पर आपका नहीं छूट गया, ठीक है, तो आंसर इसका देना है क्यों। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि Ti3 यानी कि आयन में 3+ में एक 3D इलेक्ट्रॉन होता है जो ऊर्जा का आश्वेशन कर T2G से Eg में जाता है, इसीलिए TiH2O होल 6 रंगीन होता है, जबकि Sc3+ आयन के D ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए यह रंगीन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ। कहता है CuCl4 2- का अस्तित्व है, लेकिन CuL4 2- का नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ CuCl4 है, इसमें सिर्फ CuL4 है, इसमें CuCl4 है, याद रखिएगा। चलिए कहता है इसका कारण यह है कि Cl की तुलना में L का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए कॉपर इस स्थिति में नहीं होता कि वह 4 बड़े परमाणु को संभाल सके, अतः CuL4 2+ आयन का अस्तित्व नहीं होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ, 13 की तरफ। कहता है निम्नलिखित जटिल यौगिकों का IUPAC नेम। देखो ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिखाने के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए इंक्लूड कर लिया है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। जो IUPAC नेम है ना, इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा IUPAC नेम का। जितना भी IUPAC नेम का होगा ना, सारे के एक IUPAC नेम का एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। 50 IUPAC नेम वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो कराएंगे, इसलिए 13 क्वेश्चन नंबर आपका स्पेशल है, उसके लिए टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 14 की तरफ। कहता है 0 एवं M डाइक्लोरोबेंजीन की अपेक्षा P डाइक्लोरोबेंजीन का द्रव्यनांक अधिक और विलयता कम क्यों होता है? तो चलिए कहते हैं P डाइक्लोरोबेंजीन एवं 0 एवं समानवी से अधिक सममित है, जिसके क्रिस्टल लैटिस में यह सघन रूप से व्यवस्थित होता है, अतः इसमें शेष दोनों समायती की तुलना में अनुक आकर्षण का बल अधिक होता है। पदार्थ के घुलने या पिघलने के समय क्रिस्टल लैटिस टूटता है, इसलिए P समायवती के घुलने पर पिघलने के समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कारण है कि P समायवती का द्रव्यांक 0 एवं M समायवती की अपेक्षा अधिक और विलयता कम होती है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें भी वही है, निम्न यौगिकों की IUPAC नेम लिखे। इसका भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है और इस पर भी आपको ढेरों क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल इसमें बस ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका दिया हुआ IUPAC नेम यहाँ पर। तो चलिए इसको देख लीजिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। CH3CHCl CHBr CH3 2 3 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इसी तरीके से सारे के यहाँ पर IUPAC नेम दिए हुए हैं। 6 का आप इसको जरूर से जरूर देख लेंगे जब PDF आप इसका ले लोगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ। निम्न यौगिक से एक आयोडोब्यूटेन बनाने के लिए समीकरण लिखे। 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूट 1 इन। ठीक है, इससे आपको बनाना है तो सारे से ब्यूटेनॉल से आपका यहाँ पर CH3CH2CH2CH2CH2OH प्लस HI। जब हीट इसको करेंगे तो CH3CH2CH2 प्लस H2O में ये टूट जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका नीचे दिया हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 क्लोरोब्यूटेन से ब्यूट
1 इन से भी यहाँ पर आपका बना हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर से जरूर ऐसे करेंगे। और हाँ, एक बात और, इसमें से आपका ये ऑप्शन में आता है, जो 13 नंबर क्वेश्चन था और 16 नंबर, ये सारे ऑप्शन में आते हैं, तो दोनों में से कोई एक आता है। चलिए 17 नंबर, अल्कोहल और Kl के बीच होने वाली प्रतिक्रिया में H2SO4 का उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है ना, ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल से एल्काइल बनाने में Kl के साथ H2SO4 का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि H2SO4 Kl को HI में बदल देता है। ठीक है, Kl को HI में बदलता है और फिर उसे आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, इसीलिए हम लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आंसर आप इसका समीकरण देख सकते हो, Kl प्लस H2SO4 को अगर हम लोग मिलाते हैं तो KHSO4 प्लस HI को ऐसे बनाता है, 2HI प्लस H2SO4 I2 प्लस 2H2SO प्लस SO2 में ये कन्वर्ट कर देता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रोपेन के विभिन्न डाईहैलोजन व्युत्पन्न का संरचना सूत्र लिखे प्रोपेन के। ठीक है, प्रोपेन के, तो प्रोपेन का यहाँ पर आप देख सकते हैं संरचना सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपेन का। पहला देखिए CH2, ठीक है, और Cl, इसमें भी है Cl, इसमें भी है सेम, इसमें भी है, तो ये सारे के सारे प्रोपेन के हैं, आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फ्रियॉन 12 DDT, ध्यान से, फ्रियॉन 12 और DDT कह रहा है, ये जो बार बार फ्रेम रेट का प्रॉब्लम है ना, ये मोबाइल से ही शूट होता है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, दिक्कत होता है, लैपटॉप वगैरह नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप लोग बस ऐसे एडजस्ट करना कोशिश करेंगे धीरे धीरे। क्योंकि देखिए यूट्यूब से अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, कोई भी इनकम नहीं है, एक पैसा भी जिसको बोलते हैं ना वो भी इनकम नहीं है, तो इसीलिए बस अपना बस लगे रहते हैं पैशन के थ्रू, बाकी तो अपना फल वो ऊपर वाला देख रहा है। तो कह रहा है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, और मोबाइल से ही काम चलता है, सब कुछ एडिटिंग अपलोडिंग सब कुछ इसी से होता है, तो खैर चलिए, इसलिए बार बार दिक्कत हो रहा है आपका फ्रेम रेट वगैरह में। कहता है फ्रियॉन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं आयोडोफॉर्म के उपयोग लिखे, सारे के उपयोग है। तो फ्यूजन 12 का इसका उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है, तो कौन कौन कार्यों में देख लीजिए यहाँ पर। पहला कार्य यहाँ पर देख लीजिएगा, टूल्स मेरा फिर से गायब हो गया था अगेन, चलिए इसको ले आया गया। तो कहता है क्या है, देखिए फ्यूजन 12 का यूज़ रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में शीतकारक के रूप में होता है। ठीक है, पता ही आपको, दाढ़ी बनाने की क्रीम में, कीटनाशक आदि में किया जाता है फ्यूजन 12 का। DDT का इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, इसके उपयोग के कारण मलेरिया भारत में लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ विकसित देशों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाँ, ये जितना अच्छा है दोनों उतना ही हानिकारक भी है। ठीक है, आगे देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका उपयोग तेल, वसा, रेजिन आदि के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। पायरीन के नाम से इसका उपयोग आग में रोकने में किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों का हमारा जो उपयोग था बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है, इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाया तथा औषधि के निर्माण में किया जाता है। आयोडोफॉर्म घाव के ड्रेसिंग में इसका उपयोग भी किया जाता है, तो ये भी आयोडोफॉर्म वगैरह का यूज़ आपका जो हमारा सारे का उपयोग, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फ्यूजन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं आयोडोफॉर्म, तो सभी का मैंने उपयोग आपको बता दिया। तो ये थे हमारे 19 क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। कहता है लगभग समान अवनिक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक क्ले होता है, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो ऐसा इसलिए कि इसका आंसर आप जब देखोगे तो अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और जल के अणुओं के बीच बने हाइड्रोजन बंध को तोड़ देता है, इसीलिए वे जल में विलय होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन ऐसे करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए वे जल में अविलय होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर उसका आप रिएक्शन भी देख सकते हो, उसका आप बनाना चाहो तो बना सकते। कह रहा है, और ध्यान से वीडियो पर आ चुके हो पूरा देखना, पूरा वॉच करके ही जाना। उन सभी ईंधनों के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखे जिनका अनुसूत्र CH410O होता है। सभी के IUPAC नेम और संरचना सूत्र लिखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सभी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 होता है, तो आप तीनों को लिख देना। CH3O CH2 CH3 मिथॉक्सी प्रोपेन CH3.CH2 O CH2 CH3 इथॉक्सी इथेन। ठीक है, तीसरा CH3CH2 मिथॉक्सी प्रोपेन OCH3। चलिए मेरे प्यारे दोस्त आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आप 2 पेंटेनॉन में कैसे विभेद करेंगे? 2 पेंटेनॉन में आप कैसे विभेद कर सकते हैं? तो देखिए
2 पेंटेनॉन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है जबकि 3 पेंटेनॉन यह परीक्षण नहीं देता है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर आप उसका समीकरण भी देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कहता है बिना अवकारक का उपयोग किए आप फॉर्मल्डिहाइड से मेथनॉल कैसे बनाएंगे। बिना अवकारक का यूज किए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, VVI क्वेश्चन है। चलिए कहता है कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा, हम लोग बिना अभिकारक तो कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो आप पढ़े होंगे, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र 50% NaOH विलयन के साथ कराने पर मेथनॉल बनता है। NaOH अवकारक नहीं है, ठीक है। किसके द्वारा, तो कैनिजारो रिएक्शन के द्वारा आप बना सकते हो। तो 2HCHO NaOH 50% तो बनेगा मेथनॉल प्लस HCONA। चलिए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहता है मेथनोइक अम्ल यानी कि मेथनोइक एसिड के एक ऐसे गुण का उल्लेख समीकरण के साथ करें। समीकरण देना है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह इथेनॉल अम्ल से भिन्नता दिखलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त मेथनोइक अम्ल अवकारक के ऐसा व्यवहार करता है, यह अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग के विलयन को रंगहीन कर देता है, जबकि इथेनॉल अम्ल ऐसा नहीं करता है। याद रखेंगे। आगे कहता है इसका समीकरण 5HCOOH प्लस 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस H2O प्लस 5CO2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। प्रोपाइल एमीन का क्वथनांक ट्राइमिथाइल से अधिक होता है जबकि दोनों का द्रव्यमान बराबर है, कारण बताएं। क्यों ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो ऐसा इसलिए होता है ना कि N प्रोपाइल अमीन, देखिए N प्रोपाइल अमीन CH3 CH2 CH2 NH2 में N परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है। देख लो N परमाणु पर 2 हाइड्रोजन है, N पर यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्त 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसीलिए इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ट्राइमिथाइल अमीन CH3 का होल 3N एक टर्शियरी अमीन है और इनमें N परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अतः इसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका क्वथनांक एक प्रोपाइल अमीन से कम होता है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। ध्यान से 4 रिएक्शन दिया हुआ है, निम्न अभिक्रियाओं में A, B और C की पहचान करें। चलिए तो कहता है CH3 CH2L, A आपका क्या होगा, B आपका क्या होगा, C आपका क्या होगा, ठीक है। आंशिक जल उपघटन में तो NaCN है, दूसरा OH माइनस और NaOH प्लस Br2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब PDF लोगे तो इसको जरूर से जरूर देख लेंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन के लिए मैंने वादा किया है कि आपका एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन IPSC नेम के साथ भी मैं उसको इंक्लूड करूंगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 27 की तरफ। मेरे प्यारे दोस्त कहता है ग्लाइसिन ज्यूट्रीन के रूप में रहता है जबकि O एवं P एमिनोबेजोइक अम्ल नहीं है। व्याख्या करें ऐसा क्यों होता है। देखिए O एवं P में एमिनोबोंजोइक अम्ल में NH2 पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी बेंजीन वलय की ओर खिसकता है। बेंजीन जो होता है ना उसकी तरफ खिसक जाता है, क्या, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ी है उसका। इसके कारण COOH का अम्लीय प्रकृति और NH2 की भस्मीय प्रकृति में कमी होती है, ठीक है। इसीलिए निर्बल अम्लीय मूलक COOH प्लस आयन को निर्बल भस्मीय मूलक NH2 को स्थानांतरित नहीं कर पाता है, अतः O एवं P एमिनो बेंजोइक अम्ल ज्यूट्रीन के रूप में नहीं रहता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसा इसलिए कारण होता है क्यों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियोसाइड से आप क्या समझते हैं। RNA के 4 कार्यों का उल्लेख करें। रट्टा मार के जाइएगा, 2023 में एग्जाम जब भी दोगे BBI है। RNA DNA का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जब मैंने एग्जाम दिया था तो सेम क्वेश्चन यही था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही था। न्यूक्लियोसाइड और RNA के 4 कार्यों का उल्लेख करें। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लिक एसिड के केवल 2 मूल अवयव पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस होता है, हम लोग को मालूम है, ठीक है। चलिए RNA के 4 प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए RNA प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है या उत्प्रेरक के ऐसा कार्य करता है, या कभी कभी RNA और DNA संश्लेषित करता है। नेक्स्ट, कुछ वायरस में यह हेरिडेटरी अवयव भी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये था क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन का
डेंटूरेशन क्या है, प्रोटीन का डेंटूरेशन आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रोटीन के घुलनशील रूप जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन को जब गर्म किया जाता है या खनिज अम्ल, क्षार आदि के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो प्रोटीन का स्कंद या अवक्षेपण होता है। यह प्रोटीन के जैविक सक्रियता को समाप्त कर देता है, इसे प्रोटीन का डेन्यूट्रेशन कहते हैं। जब जैविक क्षमता को समाप्त कर दिया जाएगा प्रोटीन का, किसी भी घुलने वाले प्रोटीन को, तो उसको हम लोग डेन्यूट्रेशन कहते हैं प्रोटीन का। ठीक है। उदाहरण के तौर पर दूध को जब नींबू के रस के साथ गर्म किया जाता है तो पनीर बन जाता है, फाड़ दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बहुलक पॉलीमर तथा एकलक मोनोमर क्या है, यानी कि पॉलीमर तथा मोनोमर क्या है। एक इंपॉर्टेंट और वीवीआई दोनों में डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है। तो पॉलीमर अनेक छोटे छोटे सरल अणुओं, समान या भिन्न के नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होने से जो वृहत अणु बनता है उसे बहुलक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन 66 इत्यादि। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी फिर से जो आपने देखा होगा बीच में जो प्लीज़ ओपन द डोर, ये मेरे घर का मेन बेल है, तो कोई होंगे बाहर तो उसका आपको साउंड मिला होगा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा था पॉलीमर। नेक्स्ट है हमारा मोनोमर। मोनोमर छोटे छोटे सरल अणु जिनसे बहुलक का निर्माण होता है एकलक कहलाता है, जैसे इथीन, मिथाइल क्लोराइड इत्यादि एकलक के उदाहरण हैं। तो ये सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्त, और ये जो 30 क्वेश्चन नंबर है ना, ये पिछली वीडियो में मैंने कवर अप करा दिया था, मुझे याद है। आप वीडियो अगर नहीं देखो तो देख लेना, आपको मिल जाएगा। और पूरा जून का एक मैराथन वीडियो, पूरा जून मंथ का एक मैराथन वीडियो आने वाला है, जिसमें कि पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर अप होगा एक ही वीडियो में। पूरा मैराथन वीडियो जून में जितने भी मैंने कराया है सबको एक ही वीडियो में ऐसे मैं कवर अप कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। कहता है प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक क्या है, नेचुरल पॉलीमर और आर्टिफिशियल पॉलीमर क्या है, दोनों के दो उदाहरण दीजिए। तो कहता है नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर। अगर किसी को इंग्लिश में डाउट हो तो वो हिंदी देख लो, किसी को हिंदी में डाउट हो तो इंग्लिश देख लो। तो प्राकृतिक बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले वृहत अणु हैं जो पेड़ पौधे एवं जानवरों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि। ठीक है। संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, तो देखिए, संश्लेषित बहुलक कृत्रिम रूप से बनाए गए उच्च द्रव्यमान वाले बृहत अणु हैं, जैसे कि प्लास्टिक संश्लेषित कर रबर इत्यादि संश्लेषित बहुलक की श्रेणी में आते हैं। उनके दो विशिष्ट उदाहरण हैं, दो कौन कौन, तो डैक्रॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट और इत्यादि। बेकेलाइट को याद रखना, बहुत बार पूछता है आपका किसका एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन 32, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या अंतर है। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट्टा मारना ही मारना है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं भी उठाकर देखना मिलेगा। होमोपॉलीमर जब एक ही मोनोमर के कई अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं तो वैसे बहुलक को होमोपॉलीमर कहते हैं। उदाहरणार्थ पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन इत्यादि। ठीक है, टेफ्लॉन कोटिंग भी सुने होंगे। नेक्स्ट कोपॉलीमर क्या होता है, इसी में जब दो भिन्न मोनोमर के आपस में संयुक्त होने पर पॉलीमर बनता है तो वैसे पॉली को कोपॉलीमर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्यूना एस, रबर, बेकेलाइट, नाइलॉन 66 इत्यादि। नाइलॉन 66 का आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन सा पॉलीमर है, तो कोपॉलीमर याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख चुके, 33 क्या कहता है, देखिएगा। टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त एकलक का नाम लिखे। अभी ऊपर मैंने बता दिया, जो इसमें एकलक का यूज होता है ना, टेफ्लॉन में निर्माण के लिए टेट्राफ्लोरोइथीन का यूज होता है। अगर आप ऐसे टेफ्लॉन बनाते हो तो टेट्राफ्लोरोइथीन का यूज होगा टेफ्लॉन में, CF2। ठीक है, मोनोमर का उपयोग होता है। उसी तरीके से पॉलीविनाइल क्लोराइड में आपका विनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी तरीके से बेकेलाइट में आपका मोनोमर जो होता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जाम 10 बार में होगा तो 10 बार में से ये सब 6 से 8 बार क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। चलिए, तो कहता है संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो क्या क्या करते हैं वो देखो यहाँ पर। पहला, एक रैखिक बहुलक, उदाहरणार्थ के तौर पर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। दूसरा, शाखा श्रृंखला वाला बहुलक, उदाहरण के तौर पर पॉलीस्टीरीन। तीसरा, क्रॉस
क्रॉस लिंक्ड बहुलक, उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट और मेमेमाइल। तो ये सारे के सारे 3 श्रृंखलाओं में आपका ये बनता है। और जो अभी नीचे देख रहे हो ना, ब्यूना एन और ब्यूना एस में क्या अंतर है, रट्टा मार के जाना। ये आपका 200 बार पूछता है। 2020 में पूछा, 2021 में भी पूछा है, 2022 में भी शायद नहीं था, लेकिन 2023 में ये होने का चांसेस बहुत है। ब्यूना एन और ब्यूना एस में क्या अंतर है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम बोर्ड के लिए। तो ब्यूना एन 1,3 ब्यूटाइन एवं इक्राइल नाइट्राइल का कोपॉलीमर है, जबकि ब्यूना S1 3 ब्यूटाइन और एस्ट्राइन का कोपॉलीमर है। तो इसको रट्टा मार के जाएंगे। 36 आपके एग्जाम पर नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 में क्रमशः 66 और 6 में क्यों लिखा जाता है। एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, स्किप मत कीजिएगा। कहता है नाइलॉन 6 एक ही प्रकार के मोनोमर कैप्रोलैक्टम के संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप बनता है। कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसीलिए नाइलॉन में 6 का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु 6 कार्बन 6, तो नाइलॉन में भी 6 का यूज किया जाता है। नाइलॉन 6 में 2 भिन्न मोनोमर एटीपिक अम्ल और हेक्सामिथिलीन एडमीन डाइमीन का के संघनन बहुलीकरण के कारण बनता है। दोनों मोनोमर में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए नाइलॉन में 6 और 66 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए क्या ऐसा क्यों होता है, दोनों में 6 का प्रयोग क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन 37, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखे जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों में कार्य आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनॉल, इसका 0.2% जलीय विलयन, फेनॉल इसका 0.2% जलीय विलयन एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, जबकि 1% आपका डिसइंफेक्टेंट का कार्य करता है। फेनॉल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित डिटर्जेंट बेहतर कैसे होता है। साबुन के कंपैरिजन में आपका डिटर्जेंट बेहतर कैसे होता है, घुलने की क्षमता में। तो कहता है साबुन का उपयोग जब खारा जल में किया जाता है तो यह दही के समान अवक्षेप बनता है, जो पपड़ी के रूप में अलग हो जाता है। अतः साबुन का उपयोग वस्तुओं को साफ करने में अक्षम होता है। संश्लेषित डिटर्जेंट खारा जल में झाग उत्पन्न करता है और वस्तुओं को साफ करने में सक्षम होता है। अतः सिंथेटिक डिटर्जेंट बेहतर है। तो समझ गए, साबुन आप देखोगे झाग उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन ऐसे आपका डिटर्जेंट कर देता है, इसलिए साफ भी आराम से डिटर्जेंट करता है, साबुन नहीं। तो कपड़े हम लोग धोते हैं डिटर्जेंट से, ना कि साबुन से। हाँ, शरीर हम लोग धोते हैं साबुन से भी डिटर्जेंट से। नीचे कमेंट करना आप लोग किससे धोते हो, मैं तो भाई सबसे धो लिया था। चलिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर जो 39 है, हाइपरटेंशन, मलेरिया एवं दर्द के इलाज में प्रयुक्त एल्कोलाइड का नाम लिखें। हाइपरटेंशन में आपका रिस्पर्सन यूज होता है, याद रखिएगा। चलिए, हाइपरटेंशन के इलाज में रेस्परीन का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के इलाज में क्यूनिन का यूज़ किया जाता है और दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। तो याद तीनों के तीनों समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि लास्ट है, और लास्ट क्वेश्चन निकल गया आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 40 नंबर कि आपका एंटीबायोटिक क्या है। सबसे पहले खोजेगा एंटीबायोटिक का नाम लिखे। एंटीबायोटिक क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। एंटीबायोटिक वो रासायनिक पदार्थ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रवेश कर उन्हें मार देता है या उनके वृद्धि को रोक देता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, खोज सबसे पहले हुई थी। एंटीबायोटिक एक आपका रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, केमिकल आपका सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, प्रवेश कर उन्हें मार देता है और या तो उनकी वृद्धि को रोक देता है। और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन था, ठीक है, जिसकी खोज हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त यही क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो पसंद आया हो तो अगर आ जाए तो लाइक करना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है एंटी माइक्रोबायल्स कैसे माइक्रोबायल बीमारियों को नियंत्रित करता है। एंटी माइक्रोबायल्स कैसे माइक्रोबायल बीमारियों को ऐसे कंट्रोल करता है, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, एंटी माइक्रोबायल जो होते हैं ना, ये लोग रोगों को तीन प्रकार से नियंत्रित करते हैं। 3 प्रकार से, वो तीनों प्रकार यहाँ पर है। पहला बैक्टीरिसाइडल, दूसरा बैक्टीरियोस्टेटिक्स और तीसरा एंटी माइक्रोबायल्स। देखिए, जो बैक्टीरिसाइडल तरीके से इसको जो कंट्रोल करेगा ना, औषधि शरीर के अंदर में ऑर्गेनिज्म को मार देता है। जो बैक्टीरिसाइडल के तौर पर जो काम करेगा, जो भी दवा आप यूज़ करोगे, वो शरीर के अंदर में ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको मार देते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं उसको मार देते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक जो होगा वो आपका
क्या काम कर रहा है, तो औषधियाँ ऑर्गेनिज्म के वृद्धि को रोक देते हैं। जो भी आपका कीटाणु वगैरह है, जिस भी किसी चीज़ का अगर वो ग्रोथ हो रहा है तो उसको ये रोक देते हैं। और लास्ट में फिर एंटी माइक्रोबाइल्स शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कि आपको वैक्सीन वगैरह देखते होंगे, डिफिशेंसी जो किसी चीज़ का कमी है तो उसको एफिशिएंट कर देता है, उसका कंट्रोल, उसको ऐसे ग्रोथ बढ़ा देता है। ठीक है आपका, तो यही काम होता है आपका एंटी माइक्रोबाइल्स का। कोई डाउट हमारे प्यारे दोस्त? एंटी माइक्रोबाइल्स और का जो भी काम था हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, टिक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, इसका क्या उपयोग है? टिक्चर ऑफ आयोडीन, टिंचर जिसको बोलते हैं ना, टिंचर ऑफ आयोडीन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा, इसको VVI क्वेश्चन है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, इसका क्या उपयोग है? ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? तो देखिए, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन के अल्कोहल एवं जल में बने, आयोडीन के अल्कोहल एवं जल में बने 2 से 3% विलयन को टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। 2 से 3% जो मिलेगा उसको आयोडीन कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न के 2 उदाहरण दें, और ये रट्टा मार के जाना, ये फिक्स है, एकदम फिक्स है, हर साल का ये फिक्स है, कोई ना कोई 2 रहेगा ही रहेगा, एकदम 200 क्या है, 2000% लिख लो, 2000% गारंटी लिख लो, ये फिक्स है, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, हमेशा रहेगा, चाहे तो ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे दे या फिर सब्जेक्टिव में 2 नंबर में दे दे, लेकिन ये देगा ही देगा। ठीक है, इसको काटने वाला कोई नहीं है, दोनों के उदाहरण। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर भाई रट्टा मार के जाना, जैसा आपका मन करे। बहरहाल, एंटासिड का 2 उदाहरण दीजिए, एंथिस्टामाइन का 2 उदाहरण दीजिए, ट्रैंक्विलाइजर का 2 उदाहरण दीजिए, एनाल्जेसिक का, एंटी माइक्रोबायल का, एंटीबायोटिक का, एंटीसेप्टिक का। चलिए, तो पहला जो है एंटासिड का 2 उदाहरण देख सकते हो, सेमेटाइडीन और रैंटिडीन। नेक्स्ट है एंथिस्टामिन का ब्रोमोफेनिरामीन, माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ब्रोमोफेनिरामीन। ठीक है, ब्रोमोफेनिरामीन और टर्बेनाडीन। ठीक है, तो ये 2 आपका एंथिस्टामिन का क्या होता है, 2 एग्जाम्पल। उसके बाद ट्रैंक्विलाइजर का देख लीजिए, आइप्रोनाइजिड और फेनाइलजीन, एप्रोनाइजिड और फेनाइलजीन। नेक्स्ट आपका एनाल्जेसिक में एस्पिरिन और पैरासीटामोल, जो कि नॉर्मली आप सुने होंगे। एंटी माइक्रोल में सल्वर्सन और प्रोंटोसिल, ये भी आप कॉमन सुने हैं। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्लोरामफेनिकल का भी बहुत यूज होता है, और टेट्रासाइलिन का भी, ओबोक्सैलिसिन का भी, ये सारा आपको एंटीबायोटिक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका एंटीसेप्टिक का, तो फिरेसिन और सोफ्रामाइसिन, एंटीसेप्टिक में सोफ्रामाइसिन का आप कॉमन नाम सुने होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है 4 की तरफ। एक्टिवेशन एनर्जी, ये सीधा पता है 4 नंबर में दे देता है, ये 4 मार्क्स में दे देता है। अगर इसका फिगर के साथ पूछ दिया तो, अगर नॉर्मली पूछा तो 2 नंबर में। ठीक है, अगर इसका आपको पूरा एक्सप्लेन करना रहा तो मैं पूरा ही बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख देना तो अच्छी बात है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यानी कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए मेरे भाई, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ये क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, प्रतिकारों के अणुओं के मध्य टक्कर होने के कारण होती है। जब अणु जो आपस में टकराते हैं, ये इधर से इधर टकराते हैं, जब टकराते हैं आपस में, तब ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी उत्पन्न होता है। किंतु अणुओं के मध्य के प्रत्येक टक्कर प्रभावी नहीं होते, लेकिन हाँ, सारा लोग का तो बल एक समान नहीं हो सकता है, तो सबका जो टक्कर होता है वो सभी का टक्कर प्रभावी नहीं हो सकते हैं। केवल उन आणविक टक्करों से ही रासायनिक संयोग होता है, सिर्फ उस टक्कर से, किससे, जिनमें पर्याप्त ऊर्जा संलग्न हो, जिसमें ज़्यादा पावर होगा ना, उसी के ना टक्कर से भाई आग, बिजली, बबूला, कुछ भी, आपके पास पावर होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही इसमें भी कह रहा है, जिसमें ज़्यादा पावर होगा, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसी के ऊर्जा संलग्न से होता है। इस प्रकार की टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं, और इस टक्कर को क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। बाकी टक्करें अप्रभावी होती हैं। अतएव जो अणु टकरा कर रासायनिक संयोग करते हैं, वे टकराव के दौरान पहले अपने सामान्य अवस्था की सामान्य ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा का एक न्यूनतम मान ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, जरूरी है एक अपना फिक्स वैल्यू, एक उत्तम जो उसका मान है उसको ऑब्टेन करना। जब तक वो ऑब्टेन नहीं करेगा तब तक ये काम करने वाला नहीं है, अपना सक्रिय ऊर्जा को फिर प्राप्त नहीं करेगा।
ऊर्जा के इस न्यूनतम मान को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं और इसी न्यूनतम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आई होप सो कि इसमें कोई डाउट ना हो। आगे देखिएगा, अतः अणु को सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए अणु को सक्रिय बनाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा यूज होता है ना, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कोई डाउट? अब इसको अगर देखें मैथमेटिकल तरीके से, गणितीय ढंग से एक सक्रियण ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस ने एक समीकरण दिया निम्न प्रकार से। आर्हेनियस साहब जो है उन्होंने एक आपका समीकरण इक्वेशन दिया, तो वो इक्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये इक्वेशन अगर आप लिख दिए तो समझिए कि आपका काम बन जाएगा। ये इक्वेशन आपको याद जरूर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तापमान T1 तथा T2 है तो प्रतिक्रिया के वेग स्थिरांक क्रमशः K1 तथा K2 हो, तो क्या होगा, log 10 K2 बाई K1 बराबर एक्टिवेशन एनर्जी बटे 2.30 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। इसी को जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपका एक्टिवेशन एनर्जी का ये आएगा। और ये अगर नहीं लिखे तो आप पूरा चाहे कुछ भी रामकथा लिख दो, आपको नंबर मिलेगा 1 नंबर मिलेगा 2 नंबर, अगर 4 नंबर का है तो। और ये लिख दोगे तो 4 में से 4 पूरा मिलेगा, भले बीच का कुछ लाइन आपसे छूट जाए, लेकिन ये लिख दोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये बात याद रखेंगे। जहाँ पर आपका जो ये है ना, सक्रियण ऊर्जा है जो कि बता दिए, और आपका गैस स्थिरांक है। तो इसमें आई होप सो कि कोई दिक्कत ना हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके नीचे ज़रूर पूछ सकते हैं और इसको रट्टा मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आप क्वेश्चन बैंक उठा लो, गेस्ट पेपर उठा लो, उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? तो इसका 2 उत्तर आराम से देखिएगा, आराम से आंसर देखिएगा। 2 समान उत्कर्णीय विद्युतों की विभिन्न सांद्रण के 2 समान घोलों में डुबाने पर सांद्रता सेल का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं। परंपरा के अनुसार ऋण विद्युत बाईं ओर और तथा धन विद्युत दाईं ओर, पता ही है एनोड और कैथोड दाईं ओर, बाईं ओर का घोल दाईं ओर की घोल की अपेक्षा तनु होता है। बाईं ओर के विद्युत पद पर ऑक्सीकरण, अर्थात ये यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट, परंपरा के अनुसार ऋण विद्युतोत बाईं ओर तथा धन, ये जो सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं, दोनों का आपका इक्वेशन यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर जो ये बनेगा m प्लस, देख सकते हो m का पावर n+1 है और C2 का सांद्रण जो है घोल C1 से सांद्रता के घोल में स्थानांतरित होते हैं। पूर्ण सेल यानी कि कंप्लीट सेल का जो EMF होता है दोनों अर्ध सेलों के विभव के बीजीय योग के बराबर होता है, जिसमें एक ऑक्सीकरण विभव तथा दूसरा अवकरण विभव कहलाता है। इस प्रकार से ई सेल बराबर E0% प्लस ई रेड, जहाँ पर ये दोनों का दोनों जो ई सेल है आपका सेल की आपका EMF और आपका जो E% है वो आपका बाएं इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण विभव को तथा ई रेड आपका दाएं इलेक्ट्रोड का अवकरण बताता है। ठीक है, तो इतना आप जरूर लिखोगे ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है किसी भी सब्जेक्ट में अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो उसको मिस मत करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित के भेद बतलाएं। फॉर्मिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल और एनिलीन तथा एथाइलमीन दोनों में डिफरेंस ही है इसको। तो देखो, फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में विभेद यानी डिफरेंस, तो गुण के आधार पर मैंने बांटा सॉल्ट, सोडा लाइम हीटेड, कैल्शियम सॉल्ट, ड्राई डिस्टिलेशन हीटेड विद Pb2O। आप इसको नहीं लिखते हो कोई बात है, बस इसको जरूर लिखना। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल में दोनों में देखिए H2 गैस होता है, CH4 गैस मीथेन होता है इसमें, यानी कि HCHOH बनता है, इसमें एसीटेन बनता है, CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो यही थे हमारे दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पर एनिलीन तथा एथाइलमीन नेचर के आधार पर भी मैंने यहाँ पर बांटा है, देख लेना। फिर कहता है अरुचिरक, अल्प विलय, ठंडे डाइजोनियम लवण और नाइट्रोजन देता है। पैरा अमीनो एंजोबेजिन का नारंगी लाल रंग बनता है। उसके बाद मछली जैसा अमोनिया गंध विलय, विलयन क्षारीय, इथाइल अल्कोहल एवं कोई भी इसमें नहीं होता इसके तरह। तो यही थे हमारे टोटल। क्वेश्चन नंबर
7 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। क्या होता है व्हाट हैपेंस व्हेन वाला जो क्वेश्चन देखे हो ना, और ये फिक्स है मेरे भाई, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन। और व्हाट हैपेंस व्हेन के रिलेटेड 50 क्वेश्चन अलग से आने वाले हैं, ठीक है। और रिएक्शन का नियम पे भी 50 क्वेश्चन मैंने जो कि आपको पार्ट 3 में ही पहले बता दिया था, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपका जो 10 क्वेश्चन है, इसको छोड़ने के बाद आपको 50 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें से बस 5 क्वेश्चन ही हम लोग कराने वाले हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, इसमें से 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो कहता है मिथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। मिथाइल अल्कोहल का वाष्प अवकृत तांबे पर 300 डिग्री पर प्रवाहित कराया जाता है तब क्या होता है। और इथाइल अल्कोहल सोडियम से प्रतिक्रिया करता है तब क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग नीचे में। चलिए, पहला था मिथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया एसिटाइल के साथ कराने पर क्या होता है, तो आपका क्या बनेगा ना, मिथाइल अल्कोहल एसिटाइल क्लोराइड के साथ आपका बनता है मिथाइल एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका रिएक्शन भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मिथाइल अल्कोहल के वाष्प को यदि अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री पर प्रवाहित किया जाता है तब क्या होता है। तो इसमें आपका जो बनता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड तथा हाइड्रोजन प्राप्त होता है। देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और प्लस हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3rd की तरफ। इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया सोडियम से करने पर आपको सोडियम इथोक्साइड बनता है। सोडियम इथोक्साइड आपका ऐसे बनता है, सोडियम इथोक्साइड बनता है। देख सकते हो इथाइल अल्कोहल का किसके साथ करा दिए, सोडियम के साथ कराने पर आपका सोडियम इथोक्साइड बना प्लस H2O रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 NiCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की प्रतिक्रिया इथाइल ब्रोमाइड से कराने पर इथाइल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या बनता है, इथाइल बेंजीन बन जाता है आपका। यह प्रतिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया भी कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो बेंजीन का हम लोग ऐसे कराएं तो यहाँ पर इथाइल बेंजीन आपका बन गया। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड का अल्कोहलीय केसियन के साथ गर्म करने पर इथाइल साइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इथाइल क्लोराइड का अगर आप अल्कोहलीय केसियन के साथ अगर आप ऐसे गर्म करोगे तो इथाइल साइनाइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इथाइल क्लोराइड को केसियन के साथ क्या किए, गर्म किए तो आपका क्या बना, इथाइल प्लस केसीएल। और इथाइल साइनाइड का फॉर्मूला C2H5CN प्लस KCl। कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हमारे प्यारे दोस्त बढ़ते हैं। याद से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछता है। आप हर बार का आप क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लो, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। सेंटअप में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए आपका डमी एडमिट कार्ड जो है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका आ चुका है, उसको जाकर के निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जब सोडा लाइम को सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, क्या कहता है कि जब सोडा लाइम को सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो सोडा लाइम को जब भी आप सोडियम एसीटेट के साथ गर्म कीजिएगा ना तो वो आपको ऐसे मीथेन बना देता है। क्या बना देता है, मीथेन बना देता है, ठीक है। तो देखिए सोडा लाइम का फॉर्मूला हो गया, तो जब इसको गर्म किया गया तो ये मीथेन को ऐसे जन्म दे देता है। क्वेश्चन नंबर 7 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन मिथाइल को ऐसे क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब भी याद रखना कि जब भी आपका निर्जल एल्युमिनियम आपका क्लोराइड की उपस्थिति में जब भी आपका बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये आपको ऐसे टॉल्विन बनाता है। क्या बनाता है, टॉल्विन बना देता है, ठीक है। टॉल्विन, याद से टॉल्विन बना देता है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्या किए, इसको हम लोग से रिएक्ट करा दिए किसके साथ, तो बेंजीन के साथ, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या देता है, टॉलिन का फॉर्मूला देता है, ठीक है, टॉलिन का। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की तरफ, लास्ट का, मतलब 2 लास्ट और बचे हुए हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इथाइल आयोडाइड मैग्नीशियम से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो हमारे प्यारे दोस्त जब भी आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इथाइल आयोडाइड को ऐसे मैग्नीशियम के साथ ऐसे रिएक्ट कराओगे ना तो ग्रिगर-नाट प्रतिक्रिया का ऐसे निर्माण करता है। क्या, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रिगर-नाट रिएजेंट जो सुने होगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये VBI क्वेश्चन होता है आपके बिहार बोर्ड स्टूडेंट लोग के लिए, बिहार बोर्ड क्लास 12th में केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए तो याद रखें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। 9 आपका एक VBI क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन में भी ये VBI है, सारे क्वेश्चन VBI है लेकिन ये ज़्यादा है। इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करने पर जल की उपस्थिति में
क्या बनता है। तो जब भी आप इथाइल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करोगे ना, गर्म जल की अनुपस्थिति में जब गर्म करोगे तो ये मिलेगा एसिटल्डिहाइड बना देता है, एसिटल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, जिसका कि यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला, इथाइल अल्कोहल एसिटल्डिहाइड बना देता है। तो यही था हमारा प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट वन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है इस वीडियो का, जो 11 से फिर हम लोग 20 चलेंगे वो अगले वीडियो में होगा। तो बहरहाल लास्ट क्वेश्चन, इथाइल आयोडाइड को ZnCu तथा अल्कोहल द्वारा अवकृत करने पर क्या मिलता है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, इथाइल आयोडाइड को ZnCu तथा अल्कोहल द्वारा अवकृत करने पर क्या मिलता है। तो जब भी आप इथाइल आयोडाइड को ZnCu तथा अल्कोहल द्वारा अवकृत करोगे तो इससे आपको इथेन मिलेगा, इससे आपको इथेन मिलने वाला, इथेन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इथाइल आयोडाइड जब भी इसका अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया कराए तो क्या मिलता है, इथेन मिलता है। और ये सारे क्वेश्चन लिख लो, आप कहीं से भी मैच करके देख लेना प्यारे दोस्त, आपको ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्जाम में पूछे। इथाइल आयोडाइड को ZnCu तथा अल्कोहल द्वारा अवकृत करने पर क्या मिलता है। यहाँ पर ये आंसर ही है, लेकिन मैं क्वेश्चन इसका आप जो PDF लोगे तो उसमें इसका क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो मैं क्वेश्चन आंसर के साथ ही क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। इथाइल आयोडाइड को जब ZnCu तथा अल्कोहल द्वारा अवकृत करने पर क्या मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आप इथाइल आयोडाइड को ZnCu तथा अल्कोहल द्वारा अवकृत करोगे ना तो इथेन प्राप्त होता है। क्या, इथेन मिलता है, इथेन मिलता है, जिसका कि फॉर्मूला आप देख सकते हो, इथाइल आयोडाइड तो इथेन C2H6। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम प्रोपायोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है। तो इसको जब आप गर्म करोगे ना, सोडियम प्रोपायोनेट को अगर सोडा लाइम के साथ गर्म करोगे तो आपको इथेन मिलेगा, इसमें भी आपको इथेन मिलेगा। सोडियम प्रोपेनेट को गर्म किए तो इसमें भी आपको इथेन मिलने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, मिथाइल अल्कोहल एवं अमोनिया के वासनीय मिश्रण को तप्त जिंक क्लोराइड एवं अमोनिया के युग्म लवण के ऊपर प्रवाहित करने पर क्या मिलता है। तो इसको जब आप प्रवाहित करोगे, फिर से देख लो, मिथाइल अल्कोहल एवं अमोनिया के वाष्पीय मिश्रण को तप्त जिंक क्लोराइड एवं अमोनिया के युग्म लवण के ऊपर जब आप प्रवाहित करोगे ना तो आपको मिथाइल एमीन मिलेगा। क्या मिलेगा, मिथाइल एमीन। देख मेरे प्यारे दोस्त, ये तो आप लिख दोगे कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन अगर ये आप रिएक्शन नहीं लिखे ना, ये रिएक्शन आप नहीं लिखे ना तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो सोचोगे तो कह रहे भाई एग्जाम में तुम 5 क्वेश्चन बना के आए थे, सारा सही बना है, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं लिखे होगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। खैर, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखिएगा, मिथाइल साइनाइड का जल अपघटन कास्टिक क्षार के साथ कराने पर क्या मिलता है। फिर से सुन लीजिए, मिथाइल साइनाइड का जल अपघटन अगर आप कास्टिक क्षार के साथ कराओगे तो आपको क्या मिलता है। तो जब भी आप कास्टिक क्षार के साथ मिथाइल साइनाइड को ऐसे अपघटन कराओगे ना तो आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा, यानी कि एसिटिक एसिड आपको मिलने वाला है। देख सकते हो यहाँ पर एसिटिक एसिड आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट ये 15 हो जाएगा आज के इस वीडियो का। तो 14 कहता है, एसिटिक अम्ल का निर्जलीकरण किसी निर्जलीकरण पदार्थ P2O5 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। फिर से देखिए एक बार, बोल रहा है आपका कि एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड का जब भी निर्जलीकरण करोगे किसी निर्जलीकरण पदार्थ के साथ P2O5 के साथ गर्म करने पर तो क्या मिलता है। तो जब भी गर्म करोगे ना तो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। जब भी आप निर्जलीकरण करोगे ना एसिटिक अम्ल का किसी निर्जलीय पदार्थ के साथ तो आपको हमेशा ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना देगा। ठीक है, जिसका कि यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो, CH3COOH प्लस HCOOCH3 तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बना देगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, इथाइल एमीन की प्रतिक्रिया क्लोरोफॉर्म, क्या बोला, इथाइल अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक पोटाश के साथ कराने पर क्या मिलता है। तो जब भी आप इसका ऐसे रिएक्शन कराओगे ना मेरे प्यारे दोस्त, इथाइल अमीन का प्रतिक्रिया क्लोरोफॉर्म या फिर कास्टिक पोटाश के साथ कराओगे तो आपको इथाइल आइसोसाइनाइड बना देगा, ये इथाइल आइसोसाइनाइड बना देगा, जिसका कि यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हो हमारे प्यारे दोस्त। तो दोस्तों कल जो वीडियो आएगी यहाँ से देख सकते हो ये टोटल 25। तो प्यारे दोस्तों जो आपने ये क्वेश्चन देखा मोस्ट प्रोबेबली आपके 500 के अंदर ही थे।
तो आशा करते हैं कि ये जो क्लास था इसमें आपको कोई डाउट ना हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। इसी तरीके से फिजिक्स की और बायोलॉजी की भी वीडियो आने वाली है, वन शॉट वीडियो जिसको आप लोग समझ सकते हो, जिसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 500 क्वेश्चन तक ऐसे कवर अप करेंगे। और यकीन कर इतना क्वेश्चन अगर आप कवर अप कर सकते हो और कर लेते हो तो 2023 के एग्ज़ाम में आप एकदम फोड़ करके आने वाले हो। 70 नंबर तो कोई भी आपको ऐसे काटने वाला नहीं है। 70 नहीं, लेकिन हाँ 65 ज़रूर आ जाएगा। इतना अगर पढ़ लेते हो तो 70 में 70 भी आ जाएगा। वो आपके लिखने की कला पर होगी। तो बहरहाल जो 1.5 घंटा आपने जो क्लास किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो अब बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आया है तो इसको बस याद कर जाओ। टेलीग्राम से PDF लेकर के, एजुकेशनल बॉक्स टेलीग्राम का आपको ऑफिशियल चैनल है, वहाँ से लेकर के आप इसको क्वेश्चंस को रट्टा मार जाओ। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है। याद कर लेते हो तो आपकी बेनिफिट होगी, आपको ऐसे भला होने वाला है। और बहरहाल इतना ही आज के लिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी